तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग ने एक कल जो क्लास किया था उसमें चैप्टर अध्याय को किया था, थ्योरी क्लास किया था। तो आज हम लोग दोस्तों उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, उससे कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है उस चैप्टर से, उसको करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इस लाइव सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, रेडी हैं सभी लोग टेस्ट देने के लिए? हाँ जी, सभी लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग यस लिख दीजिए दोस्तों। हम लोग अब धमाकेदार करेंगे। और प्रीवियस ईयर आपको मिल रहा होगा दोस्तों, जैसा कि आज आपको सुबह में मिला होगा 8 बजे। प्रीवियस ईयर मैथ का 2019 का मैंने करवाया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, द्रव की आयनीकृत अवस्था है। हाँ जी, जो द्रव की आयनीकृत अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ठोस, ऑप्शन नंबर बी है द्रव, ऑप्शन नंबर सी है गैस, ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। हाँ जी, द्रव की आयनीकृत अवस्था को, ठीक है, आयनीकृत, जल्दी से बताइए। सभी लोग उत्तर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट भी चलेगा और साथ में आपको थ्योरी क्लास भी मैं जैसा कि देते रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, देख लीजिए सभी लोग मिलाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो तो बहुत अच्छा, सही है, प्लाज्मा होगा। ठीक है, द्रव के आयनीकृत अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा कहते हैं। आयनीकृत मतलब थोड़ा सा जमा हुआ पदार्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द्रव बूंद की संकुचित, ठीक है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। हाँ जी, घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए श्यानता, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी वाष्प दाब। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? और दोस्तों मैं बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको क्विज वगैरह सारा चीज़ होते रहता है। और यूट्यूब का कम्युनिटी में आप लोग दोस्तों आंसर नहीं देते हो, यूट्यूब का कम्युनिटी में जाइएगा और आंसर सभी क्वेश्चन का दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे डालते रहता हूँ। ठीक है, तो वोट आप लोग भी दीजिएगा, वोट दिया करिए, वोट देना बहुत ही अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा द्रव की बूंदों की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, वो होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, किसका कारण होता है? पृष्ठ तनाव का। यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो उनका राइट है। ठीक है, बी वाले का सही है जी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक है। हाँ जी, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाँ जी, मात्रक पूछ रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा आंसर, क्योंकि पिछले क्लास में सब किए थे, मात्रक, बीमा उमा सब चीज़। तो थ्योरी क्लास को पहले आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आइएगा, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, तो देखना मिलाना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केजी। ठीक है, केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा, बी वाले का राइट है दोस्तों, केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हुक का नियम किससे संबंधित है? हाँ जी, जो हुक का नियम है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव दाब से, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यास्था से, ऑप्शन नंबर सी है रेडियोधर्मिता से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, अभी आपको लगातार फिजिक्स का मिल रहा होगा, फिर लगातार केमिस्ट्री का मिलेगा, फिर लगातार बायोलॉजी का मिलेगा। इसके साथ ही हम जनरल साइंस का पूरा थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। फिर बचेगा तो आपको केवल ओनली फॉर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद, वो भी लाइव सेशन में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हुक का नियम, ठीक है, हुक का नियम किससे संबंधित है ये कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रत्यास्था से। ठीक है, किससे? प्रत्यास्था से। आप लोग याद कर लो, जिनको नहीं पता है वो लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका तो राइट है। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आंसर करिए। जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब द्रव की छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है। देखिए, जब कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यानी कि उस पर, उस द्रव पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, तब एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारण होती है। कैसा होता है, किसके कारण होता है? तो देख लीजिए, देखिए आकृति निर्धारण करना है दोस्तों, आप लोग जाइए थ्योरी वाला में। ऑप्शन नंबर ए है द्रव के पृष्ठ तनाव से, ऑप्शन नंबर बी है द्रव के घनत्व से, ऑप्शन नंबर सी है द्रव के श्यानता से, ऑप्शन नंबर डी है वायु के ताप से।
बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? चलिए देखते हैं किन का होगा राइट आंसर जी। हाँ जी, चलिए देखिए मिलाइएगा सभी लोग, जो लोग उत्तर कर रहे हैं वो लोग मिलाते चलिएगा। क्या होगा? जब कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो द्रव का जो एक छोटा सा बूंद होगा उसका आकृति किस पर निर्भर करेगा? तो वो आकृति द्रव के पृष्ठ तनाव पर निर्भर करेगा। ठीक है, किस पर? पृष्ठ तनाव पर। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है दोस्तों, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है, आकृति हमेशा, जैसे कि वर्षा की बूंद गोल होती है या किसके कारण होती है? क्वेश्चन आया हुआ था, बताइए तो। वर्षा की बूंद गोल होती है या किसके कारण होता है? जल्दी से आप लोग बता दो एक बार, जल्दी से बताइए। इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है। चलिए बताइए तो, वर्षा की बूंदों का गोल होना किसका कारण है? किसके कारण से वर्षा की बूंद गोल होती है? चलिए क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या होगा? पृष्ठ तनाव दोस्तों। हाँ जी, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है क्या? वर्षा की बूंद गोल होती है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर बी है द्रवों का हिमांक एवं घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन नंबर सी है गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, यानी कि सभी कथन जो सही है। क्या होगा राइट आंसर? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन से मालूम है आपको 2 या 3 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। एक तो आपका क्वेश्चन वाला क्लियर ही होगा, साथ में 2 या 3 जो पंक्ति होती है उससे भी मिल जाता है कुछ नॉलेज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों यहाँ पे जो भी कथन आपको देखने को मिल रहा है वो सब सही है। ठोसों का क्या होता है? गलनांक निश्चित होता है। बर्फ कितना डिग्री पर गलता है? ठीक है, गलनांक देखिए, बर्फ का गलनांक यानी सॉरी जल का, ठीक है, जल का गलनांक और हिमांक दोनों एक ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री पर गलेगा भी और जमेगा भी जल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि जल का गलनांक एवं हिमांक दोनों क्या होता है? बराबर होता है 0 डिग्री पे। अब बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए जल का उबलने वाला कितना है जी? क्वथनांक। क्वथनांक होता है 0.52 केल्विन। ठीक है, इतना पर क्या होता है? जल उबलने लगता है। जल क्या होता है? उबलने लगता है। तो एक फिक्स पॉइंट है। ठोस में आप लोग बर्फ़ को गलाओगे तो 0 डिग्री से ऊपर रखोगे तो गलने लगेगा। एक निश्चित है कि इतना 0.21 से भी आगे जाएगा तो वह गले लगेगा, ऐसा कुछ निश्चित होता है ठोस में। अहिमांक में क्या होता है? दोनों की अपेक्षा देखिए, जितना सॉलिड का होगा, सॉलिड के क्या होते हैं? सॉलिड में एकदम सटल रहता है, सटल रहता है पूरा, तो इसको हटावे में कुछ टाइम लगेगा, ना। और जिसको और थोड़ा सा दूरी पे, डिस्टेंस पे अगर इसको हम लोग हीट देते हैं तो क्या होगा? ये तो पहले से हटल है, इसको और हटने में कितना टाइम लगेगा? इसकी अपेक्षा कम टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, इसकी अपेक्षा कम टाइम लगेगा इसमें, और ठोस में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही कहने का मतलब है कि द्रव और घनत्व ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ठोस में घनत्व ज़्यादा होता है, द्रव में घनत्व कम होता है। और ये भी सही है जी, गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है? निश्चित होता है, ये भी याद कर लो। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशों के अणु के मध्य आकर्षण बल होता है। देखिए, शीशे के पात्र में रखे जल के अणु और शीशा के अणु के मध्य आकर्षण बल होता है। कौन सा आकर्षण बल होता है दोस्तों? शीशा के गिलास में यदि आप लोग पानी रखते हो तो पानी के अंदर के अणु और जल शीशा में जो होगा, शीशा में पार्टिकुलर अणु होगा ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से बना। अणु क्या कहते हैं? अणु परमाणु से बना। परमाणु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, सब चीज़ से मिल करके बना। ठीक है, तो वही बात है। बताइए, जो शीशा के और जल के अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल लगता है? जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए जान लीजिए, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आसंजक बल। किसको कहते हैं? आसंजक बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? हाँ जी, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी है 277 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी है 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी है 169 केल्विन। हाँ जी, कितना डिग्री केल्विन पर जल एकदम सॉलिड कर सकते हैं? सॉलिड का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो सॉलिड अवस्था में कब आएगा? आपको पता होना चाहिए जल कब सॉलिड होगा? बर्फ बनेगा तब। बर्फ कितना डिग्री पर बनता है? याद है? वही वाला इसका आंसर हो जाएगा। मैंने इतना हिंट दे दिया तो आप लोग बता ही दोगे। ठीक है, कितना पे दोस्तों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 277 केल्विन पे। ठीक है, 277 केल्विन पे यदि जल को रखा जाए
तो उसका घनत्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, कहता है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए समुद्र है और उसमें एक बर्फ बड़ा वाला हम डाल देते हैं, तो उसका कितना भाग जो होता है, आधा भाग पानी में रहेगा, आधा भाग ऊपर रहेगा क्योंकि छलाया रहेगा। तो आधा भाग कितना भाग होता है जो पानी के ऊपर ऊपरी सतह पे होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 1/9, ऑप्शन नंबर बी है 1/10, ऑप्शन नंबर सी है 1/6, ऑप्शन नंबर डी है 1/4। यानी कि कहने का मतलब है 1/4। ठीक है, 1/4 या 1/9 या 1/10 भाग या 1/6 भाग। चलिए देखिए इसका समुद्र में कितना होता है जी, तो वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1/10। ठीक है, 1/10 भाग क्या होगा, वो होगा समुद्र के ऊपरी सतह पर होगा। अगर कह दे कि कितना भाग अंदर होगा तो 1-1/10 कर देना है, यानी कि 9/10 भाग क्या होगा, अंदर होगा। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। ठीक है, बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम क्या भाई, ताप, वेग, दाब, घनत्व। क्या आंसर बताओ जल्दी से, देख लीजिएगा और सभी लोग आपस में मिलाते चले कि किनका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आंसर इसका। बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, वो होता है घनत्व। ठीक है, उनका क्या होता है, घनत्व क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो वायुमंडल में तैरते हैं। या ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, कहता है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है। ठीक है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है। हाँ दोस्तों, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात कर रहा है कि लोहे का, जैसे कि लोहे का कोई भी वस्तु हम कांटिए के ले लेते हैं, कांटी को पारा में डालते हैं तो वो तैरने लगता है, जबकि समुद्र में या जल में डालेंगे या बाल्टी वाला पानी में भी डालते हैं तो डूब जाता है। क्या है, ऐसा क्या बात है भाई। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर, आप लोग आंसर करते रहिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति जल की तुलना में कम होने के कारण। या ऑप्शन नंबर बी कहता है लोहे का भार जल से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन नंबर बी कहता है लोहे का घनत्व जल से अधिक है तथा पारे से कम। अब ऑप्शन नंबर डी कहता है पारा जल से भारी होता है। क्या होगा, देखो यहाँ पे जो लफड़ा होता है तैरने वाला, वो घनत्व पे डिपेंड करता है। ठीक है, लोहे का जो घनत्व होता है वो जल से ज़्यादा होता है। ठीक है, जल से अधिक होता है और पारा से क्या होता है, कम होता है। और जब पारा से घनत्व कम होगा, मान लीजिए कोई भी आदमी वेट कम करेगा तो ऊपर ही ना जाएगा, उसको टांग लेगा ना। तो यही कहता है पारा से कम होता है लोहा का घनत्व, तो पारा क्या करता है, उसको छला देता है और कांटी हमारे छलने लगता है। और जबकि पानी में दोस्तों, पानी से लोहा का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण उसके अंदर वो डूब जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपकी बार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, कहता है सबसे कम प्रत्यास्था प्रभाव प्रदर्शित करने वाला पदार्थ। हाँ जी, सबसे कम प्रत्यास्था प्रभाव प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है क्वार्टार्ज, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है चांदी, ऑप्शन नंबर डी है रबर। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। सबसे कम प्रत्यास्था प्रभाव प्रदर्शित वाला पदार्थ कौन है, प्रत्यास्था प्रभाव को कम प्रदर्शित करता है, कौन है जी। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग क्या बताओ। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो उनका राइट है क्वार्टार्ज होगा। क्या होगा, कटार्ज होगा। ठीक है, ध्यान रखना क्वार्टार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है समुद्र तल का वायुमंडलीय दाब होता है। देखिए अब कह रहा है समुद्र तल का वायुमंडलीय दाब कितना होता है, अब इसको बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1.013 × 10⁻² पास्कल, और उसी तरीके से सी है 10⁸ पास्कल, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। समुद्र तल पर, यानी कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, वायु के द्वारा प्रेशर कितना लगाया जाता है। चलिए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है समुद्र तल में वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, याद रखना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। देखिए ये सब आपको नया नया सुनने को मिल रहा होगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है घर्षण, ऑप्शन नंबर बी है बल, ऑप्शन नंबर सी है तापमान, ऑप्शन नंबर डी है दाब। तो देखिए आपको आंसर पता रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं तो फिर तो मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो नैनो द्रव्य होता है उसका सर्वाधिक गुण, ठीक है, सर्वाधिक गुण कहाँ पे होता है दोस्तों? तो वो होता है घर्षण में, ठीक है। किसमें? घर्षण में होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण गुण होता है, ठीक है, घर्षण का, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15। ये सब ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बता देता हूँ। जल में अल्कोहल मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या होता है? देखिए अभी सब क्वेश्चन आ सकता है। जल में अल्कोहल मिलाते हैं, यानी कि दारू जिसको हम लोग कहते हैं ना, वही दारू को समझिए एक तरह से। अल्कोहल मिलाते हैं तब जल पर पृष्ठ के तनाव में क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए कमी आता है, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि केवल, ऑप्शन नंबर बी होगा केवल, अपरिमेय होगा। क्या होगा? जल में अल्कोहल मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या होता है दोस्तों? तो चलिए देख रहे हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल में अल्कोहल मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या होता है? तो यहाँ पे कमी आ जाता है, ठीक है। क्या होता है? कमी हो जाता है। तो याद रखना, यदि जल में कभी भी अल्कोहल मिलेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि इसका विरूपक बल बहुत आसान होता है, या ऑप्शन नंबर बी कहता है यह रबर से कठोर होता है, या ऑप्शन नंबर सी कहता है अधिक विरूपक होता है, ऑप्शन नंबर बल की आवश्यकता होती है, यानी विरूपक बल की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है विरूपक बल कभी नहीं लगता है। तो रबर की अपेक्षा स्टील में अधिक प्रत्यास्थ होती है, क्यों भाई? तो देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। इसी कारण से क्या होता है, रबर की अपेक्षा स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जी सी वाले का राइट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक सुई जल में डूब जाती है क्योंकि लोहे से बना जहाज जल पर तैरता है। वाओ, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया दोस्तों। एक सुई जल में डूब जाती है लेकिन लोहे से बना जहाज जल पर तैरता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर ए सुई की नोक नुकीली होती है, ऑप्शन नंबर बी है जहाज सपाट होता है, ऑप्शन नंबर बी जहाज सपाट होता है, ऑप्शन नंबर सी है जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी है सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी से अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे जब भी मैं बता दूंगा डूबे डाबे वाला जो भी आवे तो उसमें घनत्व पे जाइए। तो घनत्व में क्या कहता है, सुई का जो घनत्व है वो जो जिस एरिया में घुसा, जैसे पानी में घुसा तो उतना दूर का पानी हटाया होगा तब ना घुसा होगा, तो जितना पानी हटाया उसका घनत्व दोस्तों सुई से कम है। पानी का जो घनत्व है वो सुई से कम है, जिसके कारण सुई डूब गया। यदि सुई का यदि अधिक होता तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सुई तैरने लगता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है दोस्तों। अब देखिए जो लोहे से बना जहाज काहे नहीं डूबता है, तो वहाँ पे देखिए क्या किया जाता है, जितना पानी जहाज द्वारा हटाया जाएगा उतना वैसा वहाँ पे सेटिंग कर दिया जाता है इंजन लगा करके कि जितना पानी हटाएगा ना उतना पानी का घनत्व जो जहाज का घनत्व होगा उस जहाज का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, यानी कि जहाज का घनत्व कम होगा और पानी का घनत्व ज़्यादा होगा, जिसके कारण वह पानी में छलाया रहेगा। यही होता है। ये लॉ को लगाया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, नियम को लगा करके उसको उस तरीके से डिज़ाइन दिया गया जहाज को, फिर जा करके जहाज बना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस सब में मेहनत लगा है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी निकाय का वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज दाब का मान होगा। हाँ जी, किसी निकाय पर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज दाब, यानी कि गेज दाब का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है केवल बी, ऑप्शन नंबर डी है अपरिवर्तित। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जब किसी वायुमंडलीय दाब पर से अधिक लगाया जाएगा तो जो गेज दाब होगा वो हमारा धनात्मक होगा, यदि कम लगाया जाता तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सही कथन चुनिए जी। सही कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है द्रव का दाब तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से सभी।
तो चलिए सही कथन चुनना है दोस्तों। तो हमको तो लग रहा है इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाँ जी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ा ना सब सही लग रहा है। देखिए, गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, कार्य दाब समान होता है, ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा। और द्रव का दाब तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है भाई। दाब क्षेत्रफल पर, जो द्रव का दाब होगा वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। और जो अगला है पास्कल का जो सिद्धांत है, पास्कल का सिद्धांत वो यही सब पे ना, डिस्क ब्रेक जिसको हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किसका यूज होता है, तो डिस्क ब्रेक। देखेंगे अपाची वगैरह, पल्सर वगैरह, मतलब अब तो हर गाड़ी में निकल गया डिस्क ब्रेक। तो उसमें जो तेल रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक तेल कहते हैं, ठीक है। और लिफ्ट तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है दोस्तों। कहता है किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। टेम्परेचर पूछ रहा है सेल्सियस में, उस समय केल्विन में पूछ रहा था, आपकी सेल्सियस में पूछ रहा है। उस समय क्या था, उस समय हिमांक था, ठीक है। उस समय हिमांक था कि घनत्व सबसे अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी -8 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री पर पानी का घनत्व होगा, उस समय केल्विन में था, आपकी डिग्री में है। तो चलिए, जो पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व होगा दोस्तों वो डिग्री में कितना होगा, 277 तो केल्विन में था, याद है ना, 277 क्या था, केल्विन में। लेकिन जब डिग्री सेल्सियस में पूछे तो ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 277 केल्विन के, ठीक है। अप्रॉक्स मान है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, और फिर इसके बाद हम लोग अगले क्लास में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।